नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइन से। समाजवादी पार्टी, टीआरएस, अकाली दल और जेडीयू ने एक देश एक चुनाव का किया समर्थन। डीएमके, टीएमसी समेत 9 दल प्रस्ताव के विरोध में। राजनीतिक दलों के साथ विधि आयोग का 2 दिन का विचार विमर्श पूरा। बीजेपी के साथ जारी रहेगा जेडीयू का गठबंधन। दोनों पार्टियां साथ लड़ेंगी 2019 का आम चुनाव। मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अपने दम पर लड़ेंगी जेडीयू। पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार लेंगे अंतिम फैसला। नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री का आज शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। करीब 5,000 करोड़ की लागत से बनने वाले सैमसंग संयंत्र में 35,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। मंगलवार को प्रधानमंत्री के साथ व्यापार और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। जापान में भारी बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन, अब तक 85 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लापता। पश्चिम जापान में 20 लाख लोग घर बार छोड़ने को मजबूर। जुलाई में सामान्य से 3 गुना ज्यादा बारिश। और दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड चैलेंज कप में रचा इतिहास। स्वर्ण जीतने वाली बनी पहली भारतीय महिला। इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा के शतक से टीम इंडिया का T20 सीरीज पर कब्जा। समाजवादी पार्टी, टीआरएस, अकाली दल और जेडीयू के एक देश एक चुनाव का समर्थन किया है। राजनीतिक दलों के साथ विधि आयोग विचार विमर्श के दौरान डीएमके, टीएमसी समेत 9 दलों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। विधि आयोग की 2 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव करवाने को लेकर सरकार को समाजवादी पार्टी, जेडीयू और तेलंगाना राष्ट्र समिति का समर्थन मिला। बैठक में पार्टी का पक्ष रखने के बाद रामगोपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव करवाने के पक्ष में है, लेकिन यह 2019 से ही शुरू होना चाहिए। समाजवादी पार्टी लोकसभा और देश की समस्त विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के पक्ष में है। 2, ये प्रक्रिया 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ ही प्रारंभ की जानी चाहिए। 2019 के साथ ही, ये नहीं कि आगे ले जाएं। लॉ कमीशन का जो सुझाव आया है उस पर हमारी पार्टी ने प्रस्ताव के जरिए रिएक्ट किया है। हम एक साथ चुनाव कराए जाने के पक्ष में, लेकिन जो हमारा सैद्धांतिक रूप से विचार और मकसद है वो ये है कि इसका व्यवहारिक क्रियान्वयन को लेकर के हमारी कुछ ऑब्जेक्शन है। ये इतना आसान नहीं है जितना इसका विरोध हम इसलिए नहीं कर सकते कि ये सस्ते चुनाव कराने की, गुड गवर्नेंस की दिशा में, ब्लैक मनी पर थोड़ा बहुत हल्ला बोलने की दिशा में ये बहुत सकारात्मक कदम। We had submitted our opinion today where we have mentioned that we are in favor of simultaneous poll for both the Lok Sabha and the state legislature assemblies, so that the elected governments at the state level and at the central could function appropriately for the elected period of 5 years without wasting time in elections across the country. हालांकि डीएमके ने इसे संविधान के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए प्रस्ताव का विरोध किया। It's not practically possible. To be very precise, the federal structure has to be upheld, it has to be protected, and democracy has to be upheld. Whether it is expenditure or democracy. If that question arises, democracy is the answer. If that comes, the reply, then the simultaneous elections would not be practically possible and feasible. केंद्रीय कानून आयोग ने 2 दिन की बैठक आयोजित की, जिसमें सभी राष्ट्रीय और राज्यों की मान्यता प्राप्त पार्टियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे एक साथ चुनाव करवाने पर उनकी राय पूछी गई। एक साथ चुनाव के लिए लॉ कमीशन ने एक दस्तावेज तैयार किया है।
दस्तावेज में कमीशन ने 1951 के जनप्रतिनिधि कानून में कई संवैधानिक और अन्य संशोधन सुझाने के साथ एक देश एक चुनाव के नियम और प्रक्रिया बताई है। कमीशन ने एक साथ चुनाव के लिए 2 चरणों में चुनाव का प्रस्ताव रखा है। हालांकि इस साल जनवरी में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सामने कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और टीएमसी के सदस्यों ने प्रधानमंत्री के वन नेशन वन इलेक्शन के विचार का विरोध किया था। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन जारी रहेगा। दोनों पार्टियां 2019 का लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगी। हालांकि सीटों के बंटवारे के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। दिल्ली में कल हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इस बात की जानकारी दी। हालांकि उन्होंने कहा कि पार्टी मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में जेडीयू ने एक अहम प्रस्ताव पास कर एक देश एक चुनाव का समर्थन किया। कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि एनडीए के साथ गठबंधन पर जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फैसला मान्य होगा। लिहाजा उन सेलेक्टेड सीटों पर न किसी को हराने के लिए न किसी को जिताने के लिए, अब कई प्रिंट मीडिया के साथ लेते हैं कि बीजेपी की मदद कर, हम न बीजेपी की मदद कर रहे हैं, न बीजेपी का हम समर्थन कर रहे हैं, न विरोध कर रहे हैं और न किसी और का कर रहे हैं। हम जब लिमिटेड जो हमारे स्रोत हैं और जो हमारे साधन हैं उसके तहत इन चारों राज्यों में जनता दल यूनाइटेड अपने बलबूते पर चुनाव लड़े। ये ना किसी को हराने के लिए है, ना किसी को जिताने के लिए। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ। और दिल्ली से सटे नोएडा में सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री लगाने जा रहा है। नोएडा में स्थित सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की 35 एकड़ में फैली इस फैक्ट्री का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन आज करेंगे। सैमसंग के इस फैक्ट्री में करीब 7 लाख मोबाइल फोन रोज बनाने की क्षमता होगी और सालाना 12 करोड़ मोबाइल फोन का निर्माण अनुमानित है। नोएडा में सेक्टर 18 में ये नई यूनिट 5,000 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार हुई है। 35 एकड़ में फैली सैमसंग फैक्ट्री से 35,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। सैमसंग वर्तमान में 6 करोड़ 70 लाख फोन भारत में बना रही है और नए प्लांट के शुरू होने पर इसकी उत्पादन क्षमता बढ़कर 12 करोड़ फोन सालाना हो जाएगी। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज गांधी स्मृति जाएंगे। वो मंगलवार को कोरियाई प्रायद्वीप की स्थिति, व्यापार और रक्षा सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों जैसे अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग पर चर्चा होने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उनकी इस यात्रा को भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आपसी आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के उद्देश्य से जोड़कर देखा जा रहा है। इस यात्रा से खासकर आर्थिक क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी के विस्तार के नए अध्याय की शुरुआत होगी। इस यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे। इसके अलावा वो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और विदेश मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही मून भारत कोरिया कारोबारी मंच के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। मून 11 जुलाई तक भारत में रहेंगे। ये मून की पहली भारत यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में दक्षिण कोरिया की यात्रा की थी और इससे पहले कल दिल्ली पहुंचने पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन की विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने अगवानी की। रविवार को दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून ने इन अक्षरधाम मंदिर के दर्शन के साथ अपनी भारत यात्रा की शुरुआत की। और हमारे साथ विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अखिलेश, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की ये पहली भारत यात्रा है। कल प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होनी है। कितनी अहम है ये यात्रा? देखिए, ये बहुत ही अहम यात्रा है, खास करके तब जब आप देख रही हैं कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में एक इच्छा जगी है काफी बड़े पैमाने पर कि भारत उस इलाके में सक्रिय हो। पहली बात तो ये, और दूसरी बात तो ये कि जो कोरियन पेनिनसुला में अभी जो एक माहौल बना है डी न्यूक्लियराइजेशन का, उस माहौल में भारत किस तरीके से अपने हिसाब से
उस पूरे इलाके में हस्तक्षेप कर सकता है, सहयोग कर सकता है, ताकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में न सिर्फ शांति स्थापित हो बल्कि टकराव की स्थितियां कम हो। और तीसरी जो सबसे अहम बात है वो भारत के लिए लक्ष्य है कि भारत जिस तरीके से मेक इन इंडिया के तहत पूरे दुनिया के सभी ऐसे देशों से संपर्क कर रहा था जिसके साथ औद्योगिक स्तर पे हम अपने लोगों को रोजगार दे सकें और अपने यहाँ निवेश को बढ़ा सकें। तो इसमें जैसा कि आपने देखा कि नोएडा में अभी सैमसंग दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र लगा रहा है, 5,000 करोड़ की लागत होगी, 35,000 लोगों को पहले चरण में रोजगार मिलने की उम्मीद है। तो एक तरीके से माने कि यह एक बहुत बड़ा एक ऐसा आयोजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कोरिया के राष्ट्रपति के बीच में, जिससे कि एक संदेश जाएगा कि ये छोटे देशों के बीच में जिनकी राजनीतिक तौर पे हमारी जरूरत है, जिनको की सामरिक तौर पे हमारी जरूरत है और हमें उनकी जरूरत है आर्थिक तौर पे, औद्योगिक तौर पे, ताकि दोनों के जो लक्ष्य हैं दोनों के लक्ष्य पूरे हो सके। और इस लिहाज से कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मून के बीच में वार्ता होगी उसके बाद मुझे लगता है कि कई ऐसे अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और कुछ ऐसे संदेश जाएंगे जो राजनीतिक तौर पे भी काफी अहम साबित होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन। जाहिर तौर पर पहली बार वो आए हैं भारत और एक संदेश जाएगा कि किस तरीके से दोनों देश आने वाले समय में अपने रिश्तों को प्रगाढ़ करेंगे और एक दूसरे के लिए सहयोगी साझेदार बनेंगे। साथ ही रूस के साथ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की परियोजना को लेकर भारत फिर से विचार कर सकता है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 30 अरब अमेरिकी डॉलर या 2 लाख करोड़ रुपए है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि दोनों देशों के बीच इस बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना पर बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। इसका कारण ये है कि लागत को उचित तरीके से साझा करने का कोई फॉर्मूला निकलने पर भारत लड़ाकू विमान के संयुक्त विकास पर फिर से विचार करने को तैयार है। भारत ऊंची लागत की वजह से परियोजना से बाहर निकलने की इच्छा जता चुका है। भारत और रूस के बीच 2007 में लड़ाकू विमानों को संयुक्त रूप से तैयार करने पर अंतर सरकारी करार हुआ था, लेकिन लागत साझा करने, इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक और तैयार किए जाने वाले विमानों की संख्या के मामले पर गंभीर मतभेदों के कारण पिछले 11 साल से ये परियोजना अटकी हुई है। और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए गठित की कस्तूरी रंगन समिति का कार्यकाल इस साल 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए समिति के कार्यकाल बढ़ाने का अनुरोध किया था। कार्यकाल बढ़ाने का फैसला तीसरी बार किया गया। समिति को अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2017 में देनी थी। कस्तूरी रंगन के अलावा समिति में गणितज्ञ मंजुल भार्गव समेत 8 सदस्य शामिल हैं। सुब्रमण्यम समिति ने मई 2016 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के उपाय सुझाए गए थे। और निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले में 4 में से 3 दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। 4 दोषियों में शामिल अक्षय कुमार सिंह ने पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2017 के फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट और निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें उन्हें 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा से 16 दिसंबर 2012 को हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। स्टार्टअप्स कंपनियों के लिए प्रमुख बाजार सूचकांक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज से एक नया प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहा है। इसमें स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेगमेंट में बीएसई ने स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को पेश किया है, जो आईटीएस, बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेज, 3D प्रिंटिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी और ई-कॉमर्स से जुड़ी हुई नई कंपनियों को सूचीबद्ध की सुविधा देगा। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, वर्चुअल रियलिटी, ई गेमिंग, रोबोटिक्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग, हाईटेक डिफेंस और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों की स्टार्टअप्स कंपनियों को इसमें शामिल किया जाएगा। हालांकि स्टार्टअप की सूचीबद्ध होने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। इनमें कंपनी के पास न्यूनतम 1 करोड़ रुपए की पूर्व इश्यू इक्विटी शेयर पूंजी, 3 साल का रजिस्ट्रेशन और पॉजिटिव नेटवर्थ होना शामिल है। साथ ही कंपनी में योग्य संस्थागत खरीदार और एंजल निवेशकों की ओर से 2 साल में न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का निवेश भी होना चाहिए।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आजकल हम छत्तीसगढ़ में हैं और आज पहुंचे हैं उत्तर बस्तर के अंतागढ़ ब्लॉक में और यहां पर हम आपको मिलवाएंगे गोंड आदिवासियों से। गोंड आदिवासियों की सामाजिक धार्मिक अवधारणाएं। गोंड देवी देवता और उनके रीति रिवाज। मिलिए बस्तर के गोंड आदिवासियों से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया और कई आतंकियों के छिपे होने की अभी भी आशंका है। यहां रविवार शाम से आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। खुफिया सूचना के आधार पर सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके में साझा ऑपरेशन लॉन्च किया था। इस दौरान जंगलों में छिपे आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। मौसम में सुधार होने के बाद अमरनाथ यात्रा 12वें दिन जारी है। पहलगाम और बालटाल मार्ग से श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर रहे हैं। रविवार को 11,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। हालांकि रविवार को जम्मू से नया जत्था नहीं रवाना किया गया। अब तक 94,000 से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा शुरू होने के बाद बारिश और भूस्खलन के चलते कई दिनों तक यात्रा बाधित हुई थी। इस साल करीब 2 लाख यात्रियों ने अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। यात्रा 26 अगस्त तक चलेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु को देश में चिकित्सा पर्यटन का गढ़ बताते हुए कहा कि बेहतर इलाज के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग यहां का रुख कर रहे हैं। चेन्नई में डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने पर जोर दिया। चेन्नई में डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने डॉक्टरों से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने छात्रों से ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सेवा पहुंचाने की बात कही। उपराष्ट्रपति ने निजी क्षेत्र से चिकित्सा सेवा में सरकारी प्रयासों में पूरक बनने की अपील की। And the government as well as private sector is focusing on increasing the number of medical colleges. The essential question that we need to ask ourselves is about the quality of medical education. I feel the time has come that we should open up. We have already opened up. We have to open up further to the private sector. Let there be competition between private sector and public sector. After all, who is private? They are our own people. But only thing is that you must have proper regulation. But I also would like to caution the authorities. Regulation should not become a strangulation. The regulation is to benefit, to see, monitor, to have transparency and to have accountability in the medical institution. It's very much important. उन्होंने कहा कि आज देश दुनिया भर में चिकित्सा का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के लोग इलाज कराने के लिए भारत का रुख कर रहे हैं। For any checkup or any operation, but now I am happy to see, thanks to the effort by the Indian doctors, that patients from Africa, patients from Arabia, patients from Bangladesh, even patients from West, they are all coming to India. It is cheaper here now and safer here. Even in America, you might have seen in the recent magazines, American people are preferring Indian doctors there, NRIs. Why? Because of the knowledge, because of the skills, because of the attention, because of the service. So keep that in mind. We must try to excel in our life. Not being an ordinary doctor should not be satisfied. You must think of excelling. You must get a name. उपराष्ट्रपति ने कहा कि आधुनिक जीवन शैली से कई गैर संक्रमणकारी बीमारियां हो रही हैं। ऐसी बीमारियों को रोकने की जरूरत है।
उपराष्ट्रपति ने अनियमित जीवन शैली के खतरों और जंक फूड के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को आगाह किया। साथ ही इसको लेकर जागरूकता पैदा करने की बात कही। उपराष्ट्रपति ने छात्रों से कहा कि शिक्षा ग्रहण करना एक सतत प्रक्रिया है और हर दिन सीखना ही विकास है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने छात्रों के बेहतर भविष्य की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चेन्नई दौरे के बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कल विजयवाड़ा पहुंचे, जहां पर हवाई अड्डे पर आंध्र प्रदेश के कानून मंत्री कोल्लू रविंद्र ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति ने कल आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डॉक्टर आर अनंत पद्मनाभा राव की ओर से संकलित ब्रह्मश्री हनुमान जानकी शर्मा के जीवन और कविताओं का संकलन जारी किया। विजयवाड़ा में उपराष्ट्रपति ने पूर्व सांसद डॉक्टर येलमंचली शिवाजी की तेलुगु किताब आरुगलम का भी विमोचन किया। इसमें कृषि क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों का जिक्र किया गया है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसानों को सब्जियां, मसाले, दालें और गन्ना जैसी कीमती फसलों की खेती करने के लिए आगे आना चाहिए। साथ ही आय बढ़ाने के लिए मुर्गी, डेयरी और मछली पालन जैसे अन्य तरीकों को भी अपनाया जाना चाहिए। अच्छे मॉनसून और अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसल उत्पादकता में बढ़ोतरी होने से इस साल देश में पिछले साल के रिकॉर्ड उत्पादन में 27 करोड़ 95 लाख टन से ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन की उम्मीद है। कृषि सचिव शोभना पटनायक ने उम्मीद जताई है कि आगामी सप्ताहों में बुआई में तेजी आएगी, क्योंकि लगभग सभी राज्यों में वर्षा हो रही है। और मुंबई में हो रही भारी बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुंबई के आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की वजह से कई जगहों पर जल जमाव हो गया है और कुछ मार्गों पर रेल पटरियां पानी में डूब गई हैं। मुंबई यातायात पुलिस के मुताबिक एहतियाती उपाय के तहत घाटकोपर इलाके में एक रोड ओवर ब्रिज को यातायात गतिविधियों के लिए बंद कर दिया गया। ऐसा इसके खंबे में दरार देखे जाने के बाद किया गया। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की संभावना जताई है। और जापान के पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन से 85 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि बड़ी तादाद में लोग अभी भी लापता हैं। ज्यादातर मौतें हिरोशिमा प्रीफेक्चर में हुई, जहां पे गुरुवार से ही मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश से सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय प्रशासन ने करीब 20 लाख लोगों को मकान खाली करने का निर्देश दिया है, जबकि 30 लाख को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई। बाढ़ और जमीन खिसकने के कारण राहत और बचाव के काम में बाधा आ रही है। लापता लोगों की तलाश और राहत और बचाव के काम में हजारों की संख्या में पुलिस कर्मचारी, अग्निशमन कर्मचारी और सैनिक लगाए गए हैं। थाईलैंड में गुफा में 2 सप्ताह से अधिक समय से फंसे एक स्कूली फुटबॉल टीम के 12 में से 4 बच्चों को निकाल लिया गया है। अभी 8 बच्चे और टीम के कोच गुफा में फंसे हैं। उत्तरी सियांग राई प्रांत के अधिकारियों ने गुफा में पानी के लगातार बढ़ते स्तर को ध्यान में रखते हुए कल शाम यह खतरनाक बचाव अभियान शुरू किया। इस बीच अंधेरा हो जाने से बचाव अभियान रोक दिया गया था और इसे आज फिर सुबह शुरू किया गया है। और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरिया तालपुर के विदेश जाने पर रोक लगा दी है। अदालत ने फर्जी बैंक खातों के मामले में ताज़ा खुलासे के बाद कल उनके देश से बाहर जाने पर रोक के आदेश दिए। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 20 लोगों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने के आदेश दिए हैं। इनमें जरदारी और फरियाल शामिल हैं। और अमेरिका ने कहा है कि उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण तक उस पर लगे प्रतिबंध जारी रहेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि उत्तर कोरिया पर से प्रतिबंध तभी हटाए जाएंगे जब वो पूरी तरह से परमाणु हथियारों को खत्म कर देगा। उत्तर कोरिया की 2 दिन की यात्रा के बाद पोम्पियो टोक्यो पहुंचे थे। उन्होंने जापान और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। वहीं उत्तर कोरिया ने आरोप लगाया है कि बातचीत के दौरान अमेरिका का रवैया ठीक नहीं था। और अब खबरें खेल जगत की। दीपा ने रविवार को तुर्की के मर्सिन में चल रहे FIG जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड चैलेंज कप की वॉल्ट स्पर्धा में
स्वर्ण पदक जीत लिया। चोट से उबरकर भारत की टॉप जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने शानदार वापसी की। दीपा ने 14.150 के स्कोर से पहला स्थान हासिल किया। वर्ल्ड चैलेंज कप में दीपा ने पहला पदक हासिल किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार कामयाबी के लिए दीपा कर्माकर को बधाई दी है। और भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज 2-1 से जीत ली है। भारत ने इंग्लैंड को आखिरी मैच में 7 विकेट से हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 198 रन बनाए, जिसके जवाब में 199 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने सिर्फ 18.4 ओवर में 3 विकेट खोकर 201 रन बना लिए। भारत की तरफ से रोहित शर्मा शतक बनाकर नाबाद रहे। रोहित शर्मा ने 56 गेंदों पर 11 चौके और 5 छक्के लगाए। कप्तान विराट कोहली ने 43, लोकेश राहुल ने 19 और हार्दिक पांड्या ने 14 गेंदों पर नाबाद 33 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी में भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या ने 4, सिद्धार्थ कौल ने 2, जबकि दीपक चाहर और उमेश यादव ने 1-1 विकेट लिया। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में नया मुकाम हासिल किया। महेंद्र सिंह धोनी ने इस मुकाबले में विकेट के पीछे 5 कैच लपके और अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच में वो ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। धोनी ने इस सीरीज में सबसे ज्यादा स्टंपिंग का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। इस पारी के दौरान धोनी अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 20 कैच पूरे करने वाले पहले विकेटकीपर बन गए। और आइए अब बात करते हैं फीफा विश्व कप फुटबॉल की। फीफा विश्व कप में सेमीफाइनल की टीमें तय हो गई हैं। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली 4 टीम फ्रांस, बेल्जियम, इंग्लैंड और क्रोएशिया है। इन 4 टीमों के बीच 10 और 11 जुलाई को सेमीफाइनल खेला जाएगा, जबकि दोनों मुकाबलों की विजेता टीम के बीच 15 जुलाई को फाइनल मैच होगा। मंगलवार को पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना अपना पहला विश्व कप जीतने की कोशिश में लगी बेल्जियम की टीम से होगा। फ्रांस की टीम ने क्वार्टर फाइनल में उरुग्वे के मजबूत डिफेंस को हराते हुए 2-0 से जीत हासिल की थी। फ्रांस 2006 के बाद से पहली बार विश्व कप के अंतिम 4 में पहुंचने में सफल रहा। दूसरी तरफ बेल्जियम की टीम ने 5 बार के चैंपियन ब्राजील को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। इस जीत के साथ ही बेल्जियम ने पहली बार विश्व कप का खिताब जीतने के लिए अपने सपने को जिंदा रखा है। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 11 जुलाई को इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच खेला जाएगा। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने एक तरफा मुकाबले में स्वीडन को 2-0 से हराकर 1990 के बाद पहली बार फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं फीफा वर्ल्ड कप के चौथे और अंतिम क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया ने रूस को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें बराबरी पर रही थी। क्रोएशिया की टीम 20 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंची है। और फुटबॉल विश्व कप के मैचों के बारे में विस्तार से जानकारी और फुटबॉल एक्सपर्ट से चर्चा के साथ आप हमारी स्पेशल कवरेज देखिए फीफा वर्ल्ड कप रोज शाम 7 बजे। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के पूर्व उपसभापति MM जैकब का रविवार को केरल के कोट्टयम में निधन हो गया है। 90 साल के जैकब जुलाई 1988 से जुलाई 1994 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। वो राज्यसभा के उपसभापति और राजीव गांधी सरकार में मंत्री भी रहे। उन्होंने मेघालय के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MM जैकब के निधन पर शोक जताया है और उनके योगदान को याद किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी MM जैकब के निधन पर दुख जताया है। और हिंदी सिनेमा में आधुनिकता और मौलिकता की नई परिभाषा लिखने वाले महान फिल्म निर्माता, निर्देशक और एक्टर गुरुदत्त की आज जयंती है। गुरुदत्त ने अपने करियर की शुरुआत में सिर्फ एक्टिंग की ही नहीं बल्कि कोरियोग्राफी भी की। देवानंद के साथ मिलकर उन्होंने CID, बाजी और जाल जैसी फिल्में दी। गुरुदत्त की फिल्मों में जहां एक तरफ आधुनिकता थी तो वहीं नए सामाजिक मूल्यों को कसौटी पर रखा गया। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, 14वीं का चांद हो
या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा। और इसी के साथ सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। आखिर में आइए देखते हैं आज कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, और ब्रेक के बाद देखिए सारा जहां।